हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं आज आप लोगों को एक प्यारा सा चैप्टर 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चौथा चैप्टर है क्लास 12वीं का और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आइए तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य ये क्लास 12 का चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर से भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है। कई ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या करना है। हेल्थ, पहले हम लोग जानते हैं हेल्थ। इसके देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम, ये तीन बातों को पहले समझा जाए। हेल्थ हम लोग उसे कहते हैं जिसमें शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं हो, किसी प्रकार का तनाव नहीं हो और कोई सोशली थिकनेस नहीं हो। मतलब ये कि हमारे शरीर को निरोग रहना, तनाव मुक्त रहना और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहने की स्थिति को ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समुचित विकास और संपूर्ण कार्य क्षमता की स्थिति को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। समझ में आई बात कि सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के समुचित विकास और संपूर्ण कार्य क्षमता की जो स्थिति होती है हम उसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, चाहे उसके स्ट्रक्चर का हो या उसके फंक्शन का हो, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। इसके अपोजिट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विकास में या उसके कार्य क्षमता में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम जो है था वो सोशली और फैमिलियर कई प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है ये बात। अब देखना हम लोगों को है कि भारत जो है, भारत विश्व का पहला देश है। ये भारत विश्व का पहला देश है। भारत विश्व का पहला देश है जहां रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले 1950 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग, 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आरंभ किया गया।
आरंभ किया गया था, आरंभ किया गया था। भारत जो है वो विश्व का पहला देश है जहां फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जो है 1951 ईस्वी में आरंभ किया गया था। भारत में, विश्व में भारत जो है पहला देश है जहां 1951 ईस्वी में, हालांकि किसी किसी किताब में 1952 भी दिया हुआ है, तो 51 हो या 52, लेकिन एनसीईआरटी में 1951 दिया हुआ है। तो 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये विश्व का पहला देश है इंडिया जहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। क्लियर है? अब देखिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो मेनली उद्देश्य होता है वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के जो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है वो कई होते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, छोटे परिवार के महत्व को बताना, बड़े परिवार के जो समस्या हैं उससे अवगत कराना, बच्चों के लालन पालन के संबंध में जानकारी देना, वैवाहिक जीवन के बारे में उसको बताना। इस तरह के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ये उद्देश्य था जो लोगों को बताया गया। अब इसमें हम लोगों को देखना है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या? तो देखिए, जब कोई इकाई क्षेत्रफल, निश्चित जनसंख्या, कोई क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल है और जनसंख्या भी निश्चित है और इकाई समय भी है, तो इस परिस्थिति में जो भी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगा हम उसको जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। क्या हो जाएगा? इकाई क्षेत्रफल, निश्चित जनसंख्या, इकाई समय, इसमें होने वाली जो जनसंख्या वृद्धि होती है हम उसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बहुत कारण हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के कई कारण हैं। नंबर 1 पे देखिए, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कम उम्र में विवाह है, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, सामाजिक रीति, धार्मिक प्रथाएं, ये सारे के सारे जनसंख्या वृद्धि में सहायक होते हैं। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जन्म दर में वृद्धि है, मृत्यु दर में कमी है, सामाजिक रीति है और धार्मिक प्रथाएं। इन सभी के कारण हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। क्लियर है ये बात? अब हम लोग को देखना है कि जनसंख्या वृद्धि को हम लोग नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा कि भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आरंभ किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आरंभ किया गया? 1951 ईस्वी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम बनता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, कंट्रोल, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा सबके लिए जरूरी है। सारे लोग जब शिक्षित होंगे तो जनसंख्या वृद्धि में कमी आ जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा जरूरी है। इसके बाद है जन्म दर नियंत्रण, जन्म दर नियंत्रण विधि। एक है जन्म दर नियंत्रण विधि, जन्म दर नियंत्रण विधि। ये जन्म दर नियंत्रण विधि क्या है?
बर्थ कंट्रोल मेथड। तो बर्थ कंट्रोल मेथड होता है कि बर्थ कंट्रोल मेथड का अर्थ है कि किसी भी विधि के द्वारा नवजात शिशु के जन्म को रोकने की जो क्रिया होती है, हम उसी को जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण कहते हैं या जन्म दर नियंत्रण कहते हैं। जन्म दर नियंत्रण के लिए कई विधि है। जन्म दर नियंत्रण को हम लोग पहले बर्थ कंट्रोल जो है, बर्थ कंट्रोल को बर्थ कंट्रोल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। बर्थ कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हो जाता है टेम्पोररी बीसी बर्थ कंट्रोल, और एक होता है परमानेंट बीसी। ये दो प्रकार के होते हैं। जन्म दर नियंत्रण जो होता है वो दो विधि की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होता है टेम्पोररी। हम टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड उसे कहते हैं जिस मेथड के उपयोग से भविष्य में संतान उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, हम उसको क्या बोलेंगे? टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड। क्लियर है कि ऐसा बर्थ कंट्रोल मेथड जिसमें या जिसके उपयोग से भविष्य में संतान उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है या बची रहती है, हम उस मेथड को कहते हैं टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड। टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड के अंतर्गत भी अनेक मेथड आते हैं। नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, इम्प्लांट मेथड है, इंट्रायूटरिन डिवाइस मेथड है। ये कई मेथड आते हैं जो टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड के अंतर्गत आते हैं। क्या हो गया? नेचुरल हो गया, एक हो गया नेचुरल बीसी, बैरियर बीसी, केमिकल बीसी, मैकेनिकल बीसी, इम्प्लांट, ईटीसी कर दीजिए। ये सब के सब टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट करें। अब परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड का मतलब होता है कि ऐसा बर्थ कंट्रोल मेथड जिसके उपयोग से भविष्य में संतान उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड को हम परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड कहते हैं। परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड का अंदर दो आता है, एक आता है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा आता है वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल नसबंदी बोलते हैं। इसमें फीमेल के ओविडक्ट को काटकर बांध दिया जाता है, उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और दूसरा है वैसेक्टोमी, इसमें मेल के भास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, हम इसको वैसेक्टोमी कहेंगे। ठीक है, वैसेक्टोमी एंड भास डिफरेंस कट एंड टाइट, एंड ट्यूबेक्टोमी में ओविडक्ट कट एंड टाइट। दिस मेथड इज कॉल्ड सर्जिकल मेथड। परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड जो है वो सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड कहलाता है। क्लियर है ये बात? अब चलिए हम लोगों को देखना है कुछ इसमें जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव भी होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव में जो केमिकल मेथड के अंदर है, केमिकल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव इसके अंदर ओरल पिल्स आते हैं और ओरल पिल्स के अलावा और कई ऐसे मेडिसिन आते हैं जो टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें आता है माला डी है, माला एन है, माला एफ है, अप्सरा है और सहेली है। तो सहेली नामक जो दवा है, जो गर्भ निरोधक औषधि है सहेली नामक, इसका निर्माण CRDI लखनऊ सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया गया था। सहेली नामक गर्भ निरोधक औषधि का उपयोग, और ये दवा जो होती है वो साप्ताहिक दवा होती है। क्लियर है ये बात? और इसमें एक जो होता है हार्मोन आईयूडीएस होता है LNG 20 जो होता है, ये हार्मोनल आईयूडीएस होते हैं।
IUDs होते हैं, हार्मोनल IUDs होते हैं। मतलब ये जो बर्थ कंट्रोल के मेथड है, इसमें हार्मोन रिलीज होते हैं और ये हार्मोन स्पर्म के एक्टिविटी को कम कर देते हैं, उसको स्लो कर देते हैं। ये फर्टिलाइजेशन को रोकने में सहायक होते हैं। तो ये बर्थ कंट्रोल, टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड में जो केमिकल मेथड है, जिसके अंतर्गत ओरल पिल्स आते हैं, ये ओरल पिल्स ओवुलेशन क्रिया को रोकते हैं। ओरल पिल्स के अलावे जो नेचुरल है, बैरियर है, मैकेनिकल है, ये मेथड फर्टिलाइजेशन क्रिया को रोकते हैं। क्लियर है? और मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत ही कॉपर 2 आते हैं, कॉपर 7 आते हैं, मल्टी लोड 375 आते हैं। ये सब के सब मेथड फर्टिलाइजेशन को रोकने में सहायक होते हैं, जबकि ओरल पिल्स ओवुलेशन को रोकने में सहायक होते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए, अब हम लोगों को देखना है, इसमें हम लोगों को MTP, एक इसके अंदर हम लोगों को देखना है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, ये कोई प्रेगनेंसी पीरियड में गर्भावस्था में कोई फीमेल दवा को जानबूझकर दवा खा करके गर्भ को नष्ट करके गर्भाशय से बाहर निकाल देते हैं, तब इस क्रिया को हम MTP कहते हैं। क्लियर है? प्रेगनेंसी पीरियड में जानबूझकर दवा खाकर गर्भ को नष्ट कर गर्भाशय से बाहर निकालने की क्रिया MTP कहलाता है। क्लियर है? ये MTP जो होता है वो 12वें सप्ताह तक के MTP को सुरक्षित माना जाता है और 12वें सप्ताह के बाद के MTP को हानिकारक माना जाता है। ऐसे तो MTP पर रोक लगा दी गई है, परंतु कुछ ऐसे परिस्थिति होते हैं जिसमें MTP को न्याय उचित कहा गया है। समझ में आ गई बात? MTP पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कुछ परिस्थिति में MTP को न्याय उचित कहा गया है। जैसे अब देखिए, MTP अगर इमोरल प्रेगनेंसी है या फिर प्रेगनेंसी पीरियड में पता चल जाए कि गर्भ के बच्चे अपाहिज हैं, या फिर पता चल जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाए कि साहब बच्चे जन्म के समय मदर के लाइफ को खतरा है, तो इन परिस्थितियों में MTP कराया जाना न्याय उचित है। क्लियर है ये बात? अब आइए हम लोग को देखना STD एक प्रकार के खतरनाक रोग होते हैं और ये वर्तमान समय में काफी तेजी से बढ़ रहा है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, नाम सुने होंगे, यौन संचारित रोग। ये यौन संचारित रोग वर्तमान समय में काफी सक्रिय है और काफी तेजी के साथ फैल रहा है। बड़ी संख्या में हमारे देश में भी इस बीमारी से लोग ग्रस्त हो रहे हैं और ये जानलेवा और घातक बीमारी भी है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ऐसे रोग जो यौन क्रिया के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचते हैं, हम उसको STD कहते हैं। STD भी कई प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियल STD है, वायरल STD है, प्रोटोजोन STD है। सारे के सारे STD खतरनाक होते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ STD ऐसे हैं जो शुरू में इसका क्योरेबल है, बट मोस्टली STD आर नॉट क्योरेबल। क्लियर है ये बात? अब हम लोगों को देखना है कि इनफर्टिलिटी, बांझता या बांझपन। अब हम लोगों को देखना है कि हम बांझ कहते किसे हैं। हमारे समाज में फीमेल को ही बांझ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो सरासर गलत है। आप जान लें कि बांझ के लिए मेल भी जिम्मेदार होते हैं, फीमेल भी जिम्मेदार होते हैं, अथवा दोनों जिम्मेदार होते हैं। बांझ के लिए कुछ कारण हैं। अगर मेल में खराबी होगा तो मेल बांझ हो सकते हैं, और अगर फीमेल में खराबी होगा तो फीमेल बांझ हो सकते हैं। इसमें किसी एक पार्टनर को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। इसलिए कि हमको पहले जानना चाहिए कि आखिर दोष है कहाँ। आप जान लीजिए, अगर मेल में टेस्टिस अनडेवलप्ड हो, स्पर्म वीक और कम संख्या में बनता हो,
अगर विटामिन ई की कमी हो, तो इन सारी परिस्थितियों में मेल स्टेराइल हो जाएगा, मेल बांझ हो जाएगा, मेल पिता नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार अगर फीमेल के यूट्रस का साइज छोटा हो, ओवरी का साइज छोटा हो, अगर उसमें ओवम कमज़ोर बनता हो, रेगुलर नहीं बनता हो, अगर विटामिन ई की कमी हो, तो इन परिस्थितियों, वो भी डक्ट में खराबी हो जाए, तो इन सारी परिस्थितियों में फीमेल माँ नहीं बन सकती है। क्लियर है? तो मेल में भी खराबी हो सकता है, फीमेल में भी खराबी हो सकता है, इसलिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना गलत है। चल अब हम लोग देखेंगे ART एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या एक्वायर्ड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक नई विधि है। एक नई विधि क्या है कि बांझ दंपति में संतान उत्पन्न करने के लिए एक नई तकनीक डेवलप की गई है। मॉडर्न टाइम में ये तकनीक जो है वो काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि इस मेथड के द्वारा बांझ दंपति में संतान उत्पन्न किया जाता है। क्लियर है ये बात? ART के अंतर्गत ही कई मेथड आते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड आते हैं, GIFT मेथड आते हैं, ZIFT मेथड आते हैं, CSI आते हैं, AI आते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे विधि हैं जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड है, GIFT है, ZIFT है। ये तीनों विधि फीमेल में अगर खराबी होती है, फीमेल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो उन परिस्थिति में हम फीमेल में संतान उत्पन्न करने के लिए तीन विधि में किसी एक विधि का उपयोग करते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड हो, या GIFT मेथड हो, या फिर वो क्या हो जाएगा, ZIFT मेथड हो जाए। और अगर मेल में खराबी है तो साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मेथड होता है, या AI मेथड मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड होता है। इन मेथड के द्वारा हम लोग बांझ दंपति में संतान उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गई बात? अब इस चौथा चैप्टर समाप्त है। अब इस चौथा चैप्टर को आपको समझने में कहीं से भी कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आपके मन में हो जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि और साथियों को इसकी जानकारी मिल सके, उसको लाभ मिल सके और परीक्षा की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। इसलिए इसको शेयर करना भी जरूरी है, और डाउट हो तो कमेंट करना भी जरूरी है, ताकि आपको मैं आंसर भेज सकूं। इसी के साथ मैं अपनी बात आज का क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू, गुड नाइट।